चलिए 26 मई 2025 जीएस का टेस्ट है और डेली जीएस के 40 क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहा है नेक्सस जीएस में और लगातार हो रहा है। हमारा टारगेट है समीक्षा अधिकारी या और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें यूपी पीसीएस में 150 में कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ से मिले और समीक्षा अधिकारी में ऑलमोस्ट 70 से 80 क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ से मिल जाएँ, जीएस प्लस करंट के सीरीज़ से। ठीक है, सिर्फ जीएस की टेस्ट सीरीज से आपको इतने क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं। मैं कभी ये टारगेट नहीं करूँगा कि 140 में से 120 क्वेश्चन आपको दे दूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा टारगेट उतना होता है कि जिससे आप क्वालिफाई हो जाएं और एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाए। चलिए, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत कब चमकती हैं? तो सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत 21 व 22 दिसंबर को चमकती हैं और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत कब चमकती हैं? 21 या 22 दिसंबर को। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंडा और नामीबिया से होकर गुजरती हैं। और अगर इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो भारत से होकर नहीं गुजरती हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तब उत्तर पश्चिम भारत में क्या विकसित होता है? तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब जो है वो आपका विकसित होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य 21 मार्च को कहाँ होता है? तो सूर्य जो है 21 मार्च को कहाँ पर होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो नॉर्मली होता क्या है कि 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। तो 21 मार्च को कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन और रात कैसे होते हैं? तो विषुवत रेखा पर पहुंचता है तो इन दोनों तिथियों में दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। तो विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन और रात कैसे होते हैं? अगर इसके बारे में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कैसे होते हैं, तो बराबर होते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे बड़ा दिन होता है 21 या 22 दिसंबर को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। महान हिमयुग संबंध किससे है? तो हाँ, महान हिमयुग का संबंध जो है वो आपका प्लीस्टोसिन से है। लघु हिमकाल कब माना गया है? तो लघु हिमकाल जो है वो कब माना गया है? 1300 से 1870 के काल को नॉर्मली हम लोग लघु हिमकाल मानते हैं। नेक्स्ट है, पैंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया है। तो पैंजिया के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? ये लोरेशिया कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी भाग को लोरेशिया। और गोंडवाना लैंड में निम्न में से कौन सा देश नहीं आता है? तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से देश आते हैं। तो पैंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल होते हैं। तो अंटार्कटिका जो है वो आपका उसमें शामिल नहीं होता है। गोंडवाना लैंड में निम्न से कौन सा देश नहीं आता है? तो अंटार्कटिका जो है वो नहीं आता है। कोकोस द्वीप कहाँ स्थित है? कोकोस द्वीप जो है वो आपका मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। कार्बनीफेरस युग में सभी स्थल खंड क्या होते हैं? तो कार्बनीफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे और इस स्थल पिंड का नाम पैंजिया किया गया। तो कार्बनीफेरस युग में सभी जो स्थल खंड थे वो कैसे कैसे थे? एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। तो इसका आंसर क्या होगा 13वें क्वेश्चन का? एक महाद्वीप के रूप में थे। कार्बनीफेरस सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? थार मरुस्थल का जो निर्माण हुआ था वो आपका 70,000 वर्ष पहले हुआ था। बलुआ परत किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ परत जो है वो आपका परतदार प्रकार की चट्टान है। ज्वालामुखी विस्फोट से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से सर्वाधिक जो गैस निकलती है वो आपका जलवाष्प निकलती है।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो आपका कोटोपैक्सी है। माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और इसकी ऊंचाई 5911 मीटर है। ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है प्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक होता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर आने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर आने वाले जो तरल पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसको मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैग्मा किस स्थिति में लावा कहलाता है? तो मैग्मा जो है वो किस स्थिति में लावा कहलाता है? जब वह ठंडा होता है, जब वह धरातल पर आता है, जब वह विस्फोट करता है, जब वह समुद्र में बहता है। तो मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है, तो निस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब इस पे अगर इस ऑप्शन पे देखा जाए तो जब वो धरातल पर आता है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो माउंट सेंट हेलेंस जो है वो आपका अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो आपका माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो है। ये कई बार पूछा भी गया है आपके एग्जामिनेशन में किलिमंजारो के बारे में। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? अगर ये पूछा जाए तो तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत जो शिखर है किलिमंजारो है और ये आपका तंजानिया में स्थित है। स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है और ये एक जागृत ज्वालामुखी है। तो स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वर्तमान में संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका किलायु है। तो वर्तमान में सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? किलायु। भारत में आर्थिक संबंधों की विवेचना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो भारत में आर्थिक संबंधों की विवेचना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। सेकेंड ऑप्शन। क्या भारतीय राज्य सीधे विदेशी ऋण ले सकते हैं? नहीं। देखिए, भारतीय राज्य जो है विदेशों से डायरेक्ट शक्ति नहीं है। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति नहीं रखते। अगर बाई चांस कोई स्टेट चाहे कि हम डायरेक्ट फंडिंग उठा ले IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो ऐसा नहीं है। विदेशी ऋण डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों की मुख्य एजेंसी कौन है? तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु जो मुख्य एजेंसी है वो सर्वोच्च न्यायालय है, जबकि वित्त आयोग जो है वो संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारों के संबंध में सिफारिश करता है। तो कौन सही होगा? सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र और राज्य के बीच वित्त के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 301 जो है वो अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान की गई है। देखिए, आर्टिकल्स जो है इसी तरह से बहुत क्लोज कॉल्स दिए जाते हैं। आर्टिकल 300, 301, 302, 303 इस टाइप से ऑप्शंस भी रहेंगे। तो ऑप्शन भी क्लोज करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा, जिससे कि आप कंफ्यूज भी हो सकें। तो आर्टिकल 301 के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये आपका यूपी PCS मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। मैंने पहले भी बोला है कि हमारा जो टेस्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी PCS के लेवल का मिलेगा, ना आपका ऊपर मिलेगा ना नीचे मिलेगा। यूपी PCS और समीक्षा अधिकारी इसी लेवल पे हमारे एग्जामिनेशन में जो हम सेट पेपर करते हैं वो इसी लेवल के करते हैं, जिससे कि ना आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए और ना ही नीचे जाए, उसी लेवल पे ही रहना चाहिए। तो करंट ओरिएंटेड रिलेटेड जो GS होता है वो क्वेश्चंस आपको ऐड किए जाते हैं और इन सारे क्वेश्चंस का PDF जो है आपका टेस्ट जो आपका पेड बैच चल रहा है समीक्षा अधिकारी का, उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आपको पेड बैच लेना है नेक्सस GS का तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो बैच की फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ है। इसकी बैच की जो वैलिडिटी है वो 27 जुलाई 2025 है। इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। A to Z आपको सारी की सारी चीज़ें दी जाएंगी जो समीक्षा अधिकारी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड है।
कम समय में अधिक आप पढ़ सकते हैं, जितना आपको दिया जाए सिर्फ उतना पढ़ सकते हैं और उतने में ही आपका काम हो जाएगा। चलिए, संविधान के अनुसार आपातकालीन प्रावधानों की संख्या कितनी है? तो संविधान के अनुसार जो आपातकालीन अधिकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक स्वतंत्रता के बारे में है, राष्ट्रपति शासन के बारे में है। आर्टिकल 360 के बारे में बात करें तो वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में कभी नहीं लगाया गया। आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, उसी के बारे में मैंने बताया अभी, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है ये। राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो किस आधार पर लगाया जाता है? आर्टिकल 352 जो है, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या किसी भाग में संकट उत्पन्न हो सकता है, तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो थर्ड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जो है शब्द जोड़ा गया था? तो मूल संविधान के आर्टिकल 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2 संवैधानिक संशोधन बहुत पूछे जाते हैं, एक तो 42वां बहुत पूछा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। 44वां संविधान संशोधन भी पूछा जाता है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे संपत्ति के अधिकार के बारे में भी है 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे आपको बताया जाता रहेगा। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? अभी मैंने बताया इसको 356 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपातकाल किसके अंतर्गत आता है? तो 360 के अंतर्गत आता है। 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 1978 में पारित हुआ। स्ट्रॉम वैली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्रॉम वैली है जो, वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये आपका जागृत ज्वालामुखी है। भारत में किस एजेंसी को आर्थिक विवादों की अंतिम निर्णायक एजेंसी माना गया है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भारत में किस एजेंसी को आर्थिक विवादों की अंतिम निर्णायक एजेंसी माना गया है। ऊपर मैंने वैसे समझाया है, अगर आपको समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि भारत में किस एजेंसी को आर्थिक विवादों की अंतिम निर्णायक एजेंसी माना गया है। 4 ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपका कौन सा सही है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में पूरा लिखना है कि भारत में इस को आर्थिक विवादों की अंतिम निर्णायक एजेंसी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 39 आगे लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, और उसके आगे पूरा का पूरा लिखिएगा कि भारत में इस आर्थिक विवादों की अंतिम निर्णायक एजेंसी माना गया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और बाकी के लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कमेंट मारेंगे तो बाकी लोग भी पढ़ेंगे उस चीज़ को। नेक्स्ट, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? अधिकार सीमित करना, केंद्र को शक्ति देना, असाधारण स्थिति में शासन व्यवस्था बनाए रखना, कर वसूली बढ़ाना। या किताबों में नहीं मिलेगा, किसी भी किताब में इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, कि भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपको बस अपना दिमाग काम करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि बहुत गणित आपको लगानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। असाधारण स्थिति में शासन व्यवस्था बनाए रखना, सिंपल सा आंसर था इसका। लेकिन ये आपको किताबों में नहीं होगा कि आप रट्टू टुटा बन के बैठे हैं कि आर्टिकल 280 मतलब वित्त आयोग, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है। अगर आप अपना दिमाग यूज़ करते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएंगे। इस एग्जामिनेशन में जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है वो कभी पास नहीं होगा। आपने लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सीनियर जो बच्चे हैं लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार पेपर दे रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने डाटा बहुत डाल लिया है अपने दिमाग में। आप जितने लोग पास हो रहे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे, लिमिटेड पढ़े हैं वो, जितने भी लोग पास होते हैं लिमिटेड उन्होंने पढ़ाई की है, उनके जो स्रोत हैं बहुत लिमिटेड हैं। उन्होंने 10 किताबें नहीं 2 किताबें ही पढ़ी होंगी, लेकिन वो सॉलिड पढ़ी होंगी, उनका बार बार रिवीजन किया होगा। एक वर्ड आप सुनते होंगे कि रिवीजन। रिवीजन मैंने क्लास में बहुत बार बताया है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि रिवीजन बहुत मस्ट होता है।
और हमारी जो पेड क्लासेस चलती है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस रिवीजन और अपडेशन पे ही होता है, ठीक है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतनी बार रिकॉल कराया जाता है, इतनी बार रिवीजन कराया जाता है कि आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। एक तो आपका टेस्ट के माध्यम से चीज़ें ली जाती हैं, ऊपर से आपका फिर से क्लास में भी चीज़ें रिकॉल कराई जाती हैं, रिवाइज कराई जाती हैं, लगातार अपडेट कराई जाती हैं, चाहे वो आपका हिंदी की हो, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स की हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अछूता रहेगा, ठीक है। तो ये रही आपकी जीएस की क्लास और जीएस का टेस्ट मतलब। और अगर आपको बैच लेना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।